अपना बिहार बोर्ड यूट्यूब क्लास में आप लोगों की स्वागत है। आज हमारे जीव विज्ञान की ये फर्स्ट क्लास है, जिससे पढ़ना है जैव प्रक्रम के समान परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमारा एक बेसिक क्लास है, जिसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को। पोषण की कौन कौन सी विधि है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जंतुओं में किस प्रकार पोषण होता है, मनुष्य की पाचन तंत्र की जो संरचना जो जानेंगे, ग्रास नली जानेंगे, तो ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोषण क्या है। तो पोषण कहने का मतलब पोषण किसे कहते हैं, तो कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा, कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा किसी भोज्य पदार्थ की सेवन करता है और जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और वे क्या होती है, हमारे शरीर की लंबाई की वृद्धि के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार की जो पराक्रम होता है, उस पराक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण। उस पराक्रम को क्या बोलते हैं, पोषण। उस पराक्रम को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। और पोषण की दो विधियां हैं, एक को बोलते हैं स्वपोषण और एक को क्या बोलते हैं, परपोषण। स्वपोषण कहने का मतलब ऑटोट्रॉफिक और परपोषण का मतलब हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। स्वपोषण का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि स्वपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा ऑटोट्रॉफ से हुआ है, जिसमें ऑटो का अर्थ होता है स्व, यानी कि वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्वपोषण। उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण। स्वपोषण के जो उदाहरण होते हैं, हरे पेड़ पौधे एवं नीलित हरित शैवाल, ये किस का उदाहरण है, तो स्वपोषण की उदाहरण है। परपोषण, परपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा हेटेरोट्रॉफ शब्द से हुआ है, जिसमें हेटेरो का अर्थ होता है पर, यानी किसी दूसरे पर निर्भर होना, किसी दूसरे पर निर्भर होना। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से क्या करती, भोजन की प्राप्ति करता है, तो उसे बोलते हैं परपोषण। वैसे जीव जंतु जिसके जो किसी दूसरे पौधे पर, किसी दूसरे जीव जंतु पर क्या करता है, निर्भर रहता हो, उसे बोलते हैं परपोषण। जिसकी भोजन की प्राप्ति पेड़ पौधा से न होकर किसी अन्य जीव जंतु से प्राप्त करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, परपोषण। जैसे क्या है, मनुष्य क्या है, परपोषण का उदाहरण है, और भी तमाम अन्य जीव जंतु है, सभी क्या है, परपोषण के उदाहरण है। तो हम लोग हमारी बेसिक क्लास था, इसमें ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है परपोषण कितने प्रकार का होता है, तो परपोषण मुक्ता 3 प्रकार का होता है। परपोषण मुक्ता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार का होता है। एक बोलते हैं मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। मृतजीवी पोषण का मतलब जो सड़े गले पदार्थों से क्या करती है, अपने भोजन की प्राप्ति करता है। परपोषण का मतलब वह इसका मतलब होता है मृत जीवी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा सैप्रो शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है अवशोषण। इस प्रकार की पोषण में जीव मृत जंतु या पेड़ पौधे के शरीर से अपना भोजन गुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करता है, अवशोषित करता है। यानी कि इसमें मृत जीवी कहने का मतलब वैसा पोषण जो सड़े गले जीव जंतुओं से क्या करती है, मृत जीव जंतुओं से अपनी पोषण की प्राप्ति करता है। जैसे कवक, ये उसी जगह पर रहता है जहाँ पे कोई चीज़ का मृत्यु हो जाती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब की जो पोषण होता है, जो भोजन होती है, जो उस स्थान से प्राप्त होता है। परजीवी, परजीवी शब्द का उत्पत्ति परसाइड शब्द से हुआ, जिसमें पारा का अर्थ होता है पास। यानी कि परजीवी कहने का मतलब जो किसी पोषी के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उससे भोजन की प्राप्ति करता हो, तो हम उसे बोलते हैं परजीवी। उसे क्या बोलते हैं, परजीवी।
इस प्रकार की पोषण में क्या होती है, जैसे इसका उदाहरण है गोल कृमि और हुक वर्म, टेक वर्म, ये सब जो भी है ऐसे ही परजीवी है। परजीवी कहने का मतलब किसी पोषी के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उससे पोषण प्राप्त करना क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। और किसी मृत जीव जंतु एवं सड़े गले पदार्थों से क्या करती है, उसका अवशोषण करके भोजन की प्राप्ति करता है, तो उसे बोलते हैं मृत जीवी पोषण और परजीवी। इसके अलावा एक होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा हेलोजोइक शब्द से हुआ, जिसमें हेलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से तथा जैविक का अर्थ होता है जंतु, जैविक का अर्थ होता है जंतु जैसा। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं प्राणी संपोषण। जैसे अमीबा, मेढक और मनुष्य, ये सभी प्राणी संपोषण है जिसमें लोग तरल, ठोस या तरल के रूप में क्या करती है, भोजन की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में CO2 गैस आवश्यक है कैसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आता कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके स्टार्च का निर्माण करता है। इस प्रक्रम को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब कि CO2 और क्या करेगा, जल, ये क्या करेगी, अभिक्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति, यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा, क्लोरीफिल। इसके अलावा यहाँ पे सौर ऊर्जा रहेगा, सौर ऊर्जा। ये अभिक्रिया जब करेगा तो C6H12O6 प्लस क्या देगा, H2O बनाएगा। इसके अलावा O2 गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो इस प्रक्रम को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकार की क्रिया में क्या होता है, O2 गैस मुक्त होता है और इसमें अनिवार्य रूप से CO2 क्या होती है, आवश्यक होता है। और CO2 के सहायता से ही एक क्रिया क्या होती है, संभव हो पाता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस क्या होती है, अनिवार्य होता है। जैसा आप देखते हैं कि हमारा इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, एक पत्ती का पौधा लेते हैं, हरे पौधे की पत्ती लेते हैं और उससे में क्या होता है, हम लोग एक बोतल कॉर्क के सहायता से उसे हम लोग क्या करते हैं, उसमें ढक देते हैं, उसमें KOH की घोल को रखते हैं और उससे 3 से 4 घंटा मतलब कि धूप में रखने के बाद उसे हम अंदर ले जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, आयोडीन का घोल से उसको जब साफ करते हैं, उसके बाद फिर उसमें एक स्प्रिट डालते हैं, तो उसे पा जाता है कि जो घोल में, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब मंड परीक्षण करते हैं तो इसमें कहता है कि जो देर के बाद निकालते हैं तो कुछ भाग नीले हो जाता है, लेकिन कुछ भाग जो कहते हैं वो रह जाता है। इस बात से स्पष्टीकरण होता है कि पत्ते का वह भाग नीला नहीं हुआ जो बोतल के अंदर था, क्योंकि अंदर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सारे के सारे आवश्यक तत्व तो मिल गई, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ भी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसे अवशोषित कर लिया। जब बाहर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सारे आवश्यक तत्व मिले, जिसके कारण उसमें मंड का निर्माण हुआ और परीक्षण के फलस्वरूप नीला हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 गैस अनिवार्य है। तो इस प्रकार हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाने। तो सबसे पहले हमारी आज की बेसिक क्लास था। अगले क्लास में हम लोग फिर से इस चैप्टर की बात करेंगे।